हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फ़िज़िक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 11th, जिसका नाम है द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 5th। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, जिसका आप पिछले लेक्चर से इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये टॉपिक स्टार्ट होगा बच्चों। तो इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई और आज स्टार्ट करते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो बच्चों वीडियो को पॉज करिए और अपनी एनसीईआरटी की बुक उठा के लाइए। तो उसमें हम बताएंगे कि आपको हम देखें, आपकी एनसीईआरटी की बुक है ये। हम यहाँ तक पढ़ा चुके थे बच्चों आपको 11.2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था। बीच के लेक्चर्स में कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई थी। और आज स्टार्ट हो रहा है 11.3। कौन सा टॉपिक है? 11.3, जिसका नाम है बच्चों प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो यहाँ से आज हमें क्या क्या पढ़ना है? हर्ट्ज़ के परीक्षण, हॉल बॉक्स और लीनार्ड के प्रेक्षण, इन टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। तो चलिए, जब मैं यहाँ पढ़ा दूँ इस टॉपिक को, तो ये कौन सा टॉपिक है बच्चों आपकी बुक का? 11.3। आपकी एनसीईआरटी बुक का 11.3 टॉपिक है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसको कहते हैं बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखें, स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेक्चर नंबर 1 में मैंने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन पढ़ाया था। तब हमने एक थर्ड मेथड पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे उत्सर्जित हो सकते हैं। उसमें तीसरी विधि बताई थी बच्चों हमने कि जैसे ये कोई मेटल सरफेस है, कोई धातु का टुकड़ा है, धातु की प्लेट है। इस धातु पर जब हम उचित आवृत्ति का प्रकाश गिराते हैं तो इसके पृष्ठ से, इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ये घटना हमने बताई थी। इसी घटना को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या इसी को हम कह देते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान बात है, हमें तो याद हो गई कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर एक उचित आवृत्ति का या उचित ऊर्जा का कोई विकिरण या प्रकाश गिराया जाता है तो उसकी सतह से, यानी उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, उसकी सतह पर आ जाते हैं या उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। है ना बच्चों, कितना आसान सा टॉपिक। लेकिन इतनी आसानी से नहीं समझना है इसको। एग्ज़ाम में आएगा तो ये डेफिनेशन आप लिख देंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चलते हैं तो आपके एनसीईआरटी बुक में जो 11.3वां जो पद है, जो टॉपिक है, आप बुक के हिसाब से जब बुक को पढ़ेंगे फिर इस लेक्चर को देखना तो बात समझ में आएगी। जब आप बुक से पढ़ेंगे तो थोड़ा अटपटा लगेगा, कुछ ऐसा लगेगा समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आज हम ये पूरी घटना को समझाने जा रहे हैं बच्चों। तो इस घटना को, कौन सी घटना को? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना को थोड़ा गहराई से समझेंगे। कि सबसे पहले हम ये सीखना चाहेंगे कि इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव का पता कैसे लगा था, कैसे इसकी खोज हुई थी इस घटना की। तो बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिभाषा अभी यहाँ लिखूँ या नहीं लिखूँ? वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। एक बार फिर सुन लें कि जब किसी धातु पर या धातु के पृष्ठ पर या धातु की सतह पर उचित आवृत्ति या ऊर्जा का विकिरण या प्रकाश, हम कह रहे हैं विकिरण कह लें या प्रकाश कह लें, इस विकिरण में जो विकिरण उस पर गिराया जाएगा बच्चों, वो क्या क्या हो सकता है? गामा रेज हो सकती हैं, एक्स रेज हो सकती हैं,
यूवी रेज हो सकती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, विजुअल लाइट हो सकती है यानी दृश्य प्रकाश, क्योंकि ये उच्च आवृत्ति के हैं। जैसे मैंने कहा उचित आवृत्ति का, यहाँ उचित आवृत्ति का मतलब आवृत्ति ऊंची होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर, क्योंकि अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग गिराने से उत्सर्जन होगा। तो फिर भी ये नहीं कि बहुत कम आवृत्ति का प्रकाश गिरा दिया तो इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाएगी कि वो धातु की सतह से बाहर आ पाएँ। तो आपने जब विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम पढ़ा था बच्चों, तो आपने पढ़ा था कि जो दृश्य प्रकाश है विबग्योर जिसको कहते थे, विबग्योर, इसके इधर भी स्पेक्ट्रम होता है, इसके इधर भी। ये तो हो गया दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट, जिसको ऑर्डिनरी हम क्या कह देते हैं, प्रकाश, लाइट। और इधर क्या आएगा, वायलेट के इधर क्या आएगा बच्चों, परावैंगनी यानी यूवी, परावैंगनी विकिरण आएगा, ध्यान है, परावैंगनी विकिरण। और फिर क्या आएगा, एक्स रेज, एक्स किरणें। फिर क्या आएगा, गामा रेज, गामा किरणें। तो इधर यहाँ से इधर ये आवृत्ति बढ़ रही है, ऊर्जा बढ़ रही है, न्यू बढ़ रहा है बच्चों। और इधर क्या क्या आएगा, इंफ्रारेड आएगा, ठीक है ना। इधर भी आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा। तो इधर का स्पेक्ट्रम हम बात नहीं कर रहे, हम उच्च आवृत्ति की बात कर रहे हैं। इसलिए हम मोस्टली किन का यूज़ करेंगे, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजुअल लाइट यानी दृश्य प्रकाश, उसमें भी सबसे ज़्यादा इन दोनों का यूज़ होगा। परावैंगनी विकिरण गिराएंगे या दृश्य प्रकाश यानी ऑर्डिनरी लाइट, प्रकाश गिराएंगे, जैसे पीले रंग का प्रकाश या हरे रंग का या नीले रंग का। तो परिभाषा समझ में आ गई, ये जानकारी मैंने एक्स्ट्रा दी थी। ये सब आपको पता है बच्चों स्पेक्ट्रम में, इसलिए आगे नहीं बता रहे। देखिए मैं जो बताने जा रहा हूँ कि इधर और कौन कौन सा आता है, अवरक्त, इंफ्रारेड, फिर क्या आता है, अवरक्त। अवरक्त शॉर्ट में लिख दिया है। अवरक्त किरणों के बाद क्या आता है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ाया था। अवरक्त के बाद क्या आता है बच्चों बताइए, माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगें। याद नहीं किया बच्चों, मैंने इसको याद करने की ट्रिक भी बताई थी। सूक्ष्म तरंगें, हमने एक पॉइंट बताया था, गाए पद अब सूर के, गामा गा, गाए, हमने पढ़ाया था बच्चों आपको, गा ए से एक्स किरणें, प यानी परावैंगनी प्रकरण, पद यानी दृश्य प्रकाश, अब यानी अवरक्त, सु यानी सूक्ष्म तरंगें, र यानी रेडियो तरंगें। रेडियो तरंगें, ये बात बताई थी बच्चों। तो देखें इस दृश्य प्रकाश से, इसको हम जैसे ये मान रहे हैं मिडिल में लें जैसे, तो इधर आवृत्ति कैसी हो रही है बच्चों, बढ़ रही है, तो ऊर्जा इधर बढ़ रही है। इधर जाओगे तो ऊर्जा घटेगी। तो हम कम ऊर्जा का प्रकाश नहीं लेना चाहते, उच्च ऊर्जा का यानी कम तरंग दैर्घ्य का। इधर तरंग दैर्घ्य कम हो रही है। चलिए खैर ये एक्स्ट्रा बात हो गई। तो फिर लौट के आ जाते हैं, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या बाद में लिख दूंगा जब इसका सारांश हो जाएगा। पहले हम ये देख लेंगे बच्चों कि ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव हमें कब दिखाई दिया, इसकी खोज कैसे हुई बच्चों, कब पता लगा, इन सब बातों का यानी आज इसका इतिहास पढ़ेंगे। फिर उसके लास्ट में फिर डिटेल चर्चा करेंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। तो एक बार फिर सुने, आप कहेंगे बहुत आसान बात, कि जब किसी धातु की सतह पर या धातु के पृष्ठ पर उचित आवृत्ति या ऊर्जा का कोई विकिरण या प्रकाश गिराया जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। और इन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉन, इनको क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन। प्रकाश के कारण निकल रहे हैं
प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यदि यहाँ पर एक बंद प्रपथ तैयार कर दिया जाए तो इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से उसमें एक धारा प्रवाहित होने लगेगी, जिसको कहेंगे प्रकाश वैद्युत धारा। प्रकाश वैद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। चलिए बच्चों, खैर ये तो आज का एक इंट्रोडक्शन हुआ। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका एक परिचय हुआ, इसी को अब हमें गहराई से पढ़ना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से 11.3, तो आप इसका स्क्रीनशॉट मत लीजिए, क्योंकि ये जो सारांश आएगा वो बाद में मैं लिखूँगा बोर्ड पर। अभी शुरुआत है, मैं इसे हटाता। हाँ तो बच्चों, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखिए 11.3 एक हेडिंग पड़ा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। उसके बाद फिर एक हेडिंग पड़ा है 11.3.1 जिसमें हेडिंग होगा हर्ट्ज के प्रेक्षण। आपकी बुक में बच्चों परीक्षण लिखा होगा, लेकिन परीक्षण शब्द की बजाय अगर हम प्रेक्षण लिखें तो ज़्यादा बेटर है। ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, परीक्षण, कोई टेस्ट नहीं कर रहे, कोई केमिकल नहीं बना रहे, कोई केमिकल टेस्ट नहीं कर रहे। तो हर्ट्ज के प्रेक्षण पढ़ रहे हैं, दैट इज हर्ट्ज ऑब्जर्वेशंस। हर्ट्ज ऑब्जर्वेशंस। तो बच्चों अभी मैंने जो बताया, थोड़ा सा बताया मैंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में। वो घटना, ये फिनोमेना कहाँ से शुरू हुआ, कब तक चला, मतलब कब तक इस पर खोज हुई, उन सब बातों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली शुरुआत प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज सबसे पहले बच्चों हर्ट्ज ने की थी। कब? जब वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उत्पादन का प्रायोगिक प्रदर्शन कर रहे थे। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रदर्शन कर रहे थे प्रयोगशाला में कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें ऐसे उत्पन्न की जाती हैं। जो मैक्सवेल की थ्योरी थी, कि मैक्सवेल ने बताया था कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है, इक्वेशंस दी थी। आपने विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो सन 1887 में बच्चों, तो देखें आज के लेक्चर में हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव का इतिहास पढ़ रहे हैं बच्चों। एक कहानी पढ़ेंगे, बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि कहानी किससे सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो फिजिक्स को भी कहानियों की तरह पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो सन 1887 में जब हर्ट्ज अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कौन सा एक्सपेरिमेंट था बच्चों? हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ EM वेव्स, शॉर्ट में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उत्पादन का। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन हर्ट्ज ने कैसे किया था बच्चों? ये हमने विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले चैप्टर में पूरा उपकरण बना के, पूरा सेटअप बना के समझाया था कि जब वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें यानी, और विद्युत चुम्बकीय तरंगों में कौन सी तरंगें उत्पन्न कर रहे थे बच्चों? रेडियो तरंगें, रेडियो वेव्स। तो बच्चों आपको कुछ ध्यान हो कि हमने कुछ ऐसा सेटअप बनाया था कि ये दो प्लेट थीं, मेटेलिक प्लेट, धातु की प्लेट थीं, जो एक दूसरे के पैरेलल थी, और इनको किससे कनेक्ट किया गया था? मेटेलिक रॉड से। ये धातु की छड़ें हैं। थोड़ा बहुत संक्षेप में बात करेंगे बच्चों। तो कहाँ से शुरुआत हुई इस घटना की? और यहाँ ये स्फेरिकल यानी गोलीय, यानी धातु के गोले हैं, धातु के गोले हैं बच्चों। हमने वहाँ पढ़ाया था बच्चों कि इन प्लेटों के बीच की दूरी लगभग अप्रॉक्सीमेट 60 सेंटीमीटर होती है, और इन दोनों गोलों के बीच का जो गैप है वो 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक होता है। ज़्यादा बात नहीं कर रहे। यहाँ इनका संबंध किससे किया जाएगा बच्चों? इंडक्शन कॉइल से। बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। ये क्या है? प्रेरण कुंडली। इसमें द्वितीयक कुंडली होगी और प्राइमरी कुंडली होगी, ठीक है ना। इस तरीके से संक्षेप में बता रहे हैं, क्योंकि ये सब पढ़ चुके हैं आप। तो ये है इंडक्शन कॉइल, प्रेरण कुंडली। बेटा वीडियो लेंदी पता है क्यों होता है? क्योंकि मैं
दोनों में लिखने का प्रयास करता हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो डबल टाइम लगेगा ही, बोलने में भी हिंदी में भी बोलता हूँ इंग्लिश में भी, क्योंकि कुछ बच्चों यूपी बोर्ड में भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, उनकी भी समझ में आए, भाई आपके भाई बंधु हैं, उनका भी कल्याण हो। इसके सामने बच्चों एक डिटेक्टर लगाया था हर्ट्ज़ ने, आपको ध्यान होगा, ये 2 मेटलिक स्फीयर, धातु के 2 गोले और एक धातु के एक छल्ले से कनेक्टेड थे। ये संसूचक था बच्चों। डिटेक्टर यही पता करता है, डिटेक्ट करता है, डिटेक्टर ये पता लगाता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न हुई या नहीं हुई, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देंगी बच्चों। रेडियो तरंगें आप देख लेते हैं क्या? नहीं देख सकते। तो हुआ क्या, जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सन 1887 में, 1887 में, तो बच्चों ये स्पार्क गैप है इस संसूचक का, यहाँ पर एक चिंगारी उत्पन्न होती है, तब पता चलता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न हो गई है, ज़्यादा डिटेल में नहीं। तो यहाँ जो चिंगारी उत्पन्न होती है, चिंगारी को जब मैं बार बार क्या बोलूँगा बच्चों, स्पार्क, तो आप समझ जाएंगे। चिंगारी जानते हैं ना आप, आपके घर पे एक बैटरी होगी, बैटरी के दोनों टर्मिनल 2 तार से जोड़ना, बैटरी की बात कर रहा हूँ बच्चों, 12 वोल्ट की, घर की बिजली से कनेक्शन मत कर लेना, मैं फिर हिदायत दे रहा हूँ बच्चों, बहुत बड़ा डेंजर हो जाएगा। फिर आप ऐसा नहीं करेंगे कि बिजली के प्लग में 2 तार लगा दिए जो घर में लाइट आ रही है। किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों मैं? बैटरी की, क्योंकि उसके वोल्टेज बहुत कम होते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी होगी, दोनों टर्मिनल से तार जोड़िए और दोनों तार को जब टच कराएंगे आप तो एक चिंगारी निकलेगी, वही कहलाती है बच्चों स्पार्क, ठीक है ना? क्या कहलाती है? स्पार्क। तो बच्चों यहाँ स्पार्क उत्पन्न होने से पता चल जाता था कि ईएम वेव प्रोड्यूस हो चुकी हैं, लेकिन हर्ट्ज़ ने इसी प्रयोग के दौरान देखा कि जब उत्सर्जक पर, या कैथोड कह दें, कैथोड प्लेट जो होती है बच्चों उसको उत्सर्जक कह देते हैं, तो जब इस पर परावैंगनी प्रकाश, आर्क लैंप से उत्पन्न होने वाला, परावैंगनी प्रकाश कौन सी लैंप से निकलेगा बच्चों? आर्क लैंप से, आर्क लैंप से निकलने वाला परावैंगनी विकिरण इस पर डाला गया, परावैंगनी विकिरण जब उत्सर्जक प्लेट पर या कैथोड पर डाला गया तो यहाँ जो स्पार्क था वो बहुत बढ़ गया, हाई वोल्टेज का स्पार्क उत्पन्न हुआ, यानी जो चिंगारी उत्पन्न हो रही थी वो ज़्यादा चिंगारी उत्पन्न होने लगी। इसका मतलब इन किरणों के गिराने से कुछ तो हुआ। तो वहाँ हर्ट्ज़ ने ये माना कि जैसे ही हम उस प्लेट पर परावैंगनी प्रकाश डालते हैं तो वहाँ से ऋणावेशित कण निकल आते हैं जो कि इस चिंगारी की वोल्टता को बढ़ाते हैं, उस चिंगारी को बढ़ाते हैं, ठीक है ना बच्चों? यानी प्रकाश के गिरने से कुछ निकला, इसमें से ऋणावेशित कण निकले। उस समय उनका नाम हमें इलेक्ट्रॉन नहीं पता था। 1897 में जाके, ये बात कब की हो रही है? 1887 की, 10 साल बाद। देखो कहानी में आनंद आ रहा होगा बच्चों, है ना? एक राजा था, फिर उसके 10 साल बाद, छोड़िए वो कहानी नहीं, एक एग्जाम्पल दिया था, एक राजा था, 10 साल बाद ये हुआ, उसके 10 साल बाद ये हुआ। कहानी सुनते हैं ना कि आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 20 ईयर, तो इस तरीके से समझते चलिए, बड़ा आनंद आएगा। तो 1897 में बच्चों जे थॉमसन ने, किसने? जे थॉमसन ने किसकी खोज कर ली थी? इलेक्ट्रॉन्स की। डिस्चार्ज नलिका से निकलने वाली कैथोड किरणों में, विसर्जन नलिका से कैथोड किरणें निकलती हैं, कैथोड से निकलने वाली कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वही ऋणावेशित कण यहाँ से निकल रहे थे जिनको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया बाद में जाके, जब ये पता लग गया तब। लेकिन उस समय ये घटना ऑब्जर्व हो चुकी थी बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना का बीज पड़ चुका था सन 1887 में, हर्ट्ज़ ने किया था जब विद्युत चुम्बकीय तरंग बना रहे थे। तो वो घटना क्या रही कि जब धातु की प्लेट पर परावैंगनी प्रकाश गिराया तो उस प्लेट से ऋणावेशित कण बाहर निकलने लगे, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर उत्सर्जित होने लगे। तो ये तो रही बच्चों हर्ट्ज़ की बात। फिर आपकी एनसीईआरटी बुक में अगला पॉइंट होगा 11.3.2, उस पर चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ बच्चों जो स्पार्क उत्पन्न हुआ, चिंगारी जो उत्पन्न हुई यहाँ पर डिटेक्टर में, वो हाई वोल्टेज, स्पार्क ऑफ हाई वोल्टेज, बढ़ गए थे वोल्टेज, या चिंगारी बढ़ गई थी, स्पार्क ऑफ हाई
वोल्टेज। उच्च विभवांतर का चिंगारी, उच्च विभवांतर की चिंगारी या उच्च विभवांतर का स्पार्क उत्पन्न हुआ था। तो कुछ कुछ पता लग गया किसके बारे में? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में। लेकिन बच्चों सब कुछ नहीं मिल गया कि हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज हो गई पूरी तरीके से। कहानी अभी बाकी है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगी। और भी साइंटिस्ट मैदान में कूद पड़े, हॉलबॉस, लेनार्ड, मिल्कन, बहुत सारे वैज्ञानिक थे, एल्स्टर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे 11.3.2 पर। तो बच्चों आपकी एनसीईआरटी बुक का अगला टॉपिक 11.3.2। आपकी बुक में हेडिंग पड़ा होगा हॉल बॉक्स। मैंने हॉल बॉस लिखा है बच्चों, नाम है, नाम को मैं कैसे ही पढ़ सकता हूँ। हॉल बॉस तथा लेनार्ड के परीक्षण लिखा होगा, लेकिन मैं हॉल बॉस के अलग बताऊंगा, लेनार्ड के अलग बताऊंगा। फिर इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक साथ भी बहुत काम किया था, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले हॉल बॉस के परीक्षण, दैट इज हॉल बॉस। डब्ल्यू जगह कम पड़ेगी बच्चों, और स्टार्टिंग से लिखना था, नाम लंबा है, बात समझ रहे हैं ना। तो जब भी बच्चों लेक्चर देखें अपनी एनसीईआरटी बुक साथ लेके बैठा करें। हॉल बॉस, WACH, सॉरी सीची कह रहा हूँ, CH, सॉरी बच्चों, HALLWACH, हॉल बॉस ऑब्जर्वेशंस। तो देखें हॉल बॉस ने क्या परीक्षण किया, क्या प्रयोग किया, और उन्होंने वहाँ क्या देखा, कौन सी घटना देखी। आपको पता है घटना तो यही देखी जा रही है। एक बार में वैज्ञानिकों के समझ में थोड़ी आ जाती है बच्चों। आप लोग तो 5 मिनट में टॉपिक पढ़ लेते हैं, परिभाषा याद कर लेते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव। सर बहुत आसान परिभाषा है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलता बच्चों। तो हॉल बॉस ने क्या किया था बच्चों, एक जिंक की प्लेट ली थी। जिंक धातु है, आपको पता है, जिंक कह लो या जस्ता कह लो, ZN। उसको जोड़ा था स्वर्ण पत्र वैद्युतदर्शी से। अब स्वर्ण पत्र वैद्युतदर्शी को मैं यहाँ बताता हूँ। जैसे देखें, अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है स्वर्ण पत्र वैद्युतदर्शी। देखिए संक्षेप में ही बात करेंगे। अगर स्वर्ण पत्र वैद्युतदर्शी समझना चाहते हैं बच्चों, आप चाहते हैं कि सर इसको भी समझाएं, ये आपके चैप्टर का टॉपिक नहीं है, लेकिन यहाँ ज़रूरत तो पड़ रही है बच्चों ना। देखिए यहाँ एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में सामने गिलास विंडो, कांच की खिड़की होती है, जिससे इस बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है वो हम देख सकें। मैं उसका फ्रंट व्यू बना रहा हूँ। और ये इंसुलेटर है, और इससे एक धातु की छड़ जुड़ी होती है, इसमें से एक धातु की छड़ गुजारी जाती है। इंसुलेटर का मतलब अगर इसको कोई आवेश देंगे तो वो इस बॉक्स में नहीं जाएगा, ठीक है ना। इंसुलेट कर दिया हमने ये यहाँ से अचालक पदार्थ से, जैसे प्लास्टिक या कॉर्क लगा दी कोई, तो ये इंसुलेटर हुआ। ये धातु की रॉड हुई बच्चों, ज़्यादा बड़ी बना दी मैंने। ये बच्चों हम क्या बना रहे हैं, स्वर्ण पत्र वैद्युतदर्शी। देखिए हॉल बॉस ने भी क्या कमाल का एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, स्वर्ण पत्र वैद्युतदर्शी। जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे बच्चों, मैं यहाँ जो पढ़ाता हूँ उसको पहले पढ़ा भी करना, अपनी एनसीईआरटी बुक से पढ़ा करना, फिर वीडियो देखा करना, फिर पढ़ा करना, फिर वीडियो देखा करना, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसको कहते हैं गोल्ड लीफ। स्वर्ण यानी गोल्ड, पत्र यानी पत्तियाँ यानी लीफ, वैद्युतदर्शी यानी इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप। स्वर्ण पत्र वैद्युतदर्शी, ये धातु की छड़ और यहाँ पर एक डिस्क लगी होती है, वो भी किसकी होती है बच्चों, धातु की। चित्र हो सकता है बच्चों सुंदर न बने, लेकिन आप सुंदर बना लेना, ठीक है ना, आप लोग कलाकार हैं।
एक सुंदर सा, खूबसूरत सा, प्यारा सा चित्र बनाइएगा। ये धातु की डिस्क है। ये क्या है बच्चों, मैं नाम भी लिख देता हूँ जिससे जानकारी हो जाए। मेटल डिस्क, मेटल डिस्क धातु की, इतना तो आप जानते हैं, मेटल माने धातु, डिस्क आप जानते हैं डिस्क, प्लेट, तस्तरी। मेटल डिस्क ये मेटल की रॉड है, धातु की छड़, रॉड भी जानते हैं, इतना तो इंग्लिश जानते हैं बच्चों, 12th में आ गए। ये इंसुलेटर है, अचालक है, जो कि इस छड़ को इस बॉक्स से कंडक्टिविटी के मामले में सेपरेट कर रहा है। ये क्या है, क्या है बच्चों, ये इंसुलेटर, कुचालक, अचालक कह लो, इंसुलेटर, ये मेटल डिस्क है। यहाँ पर स्वर्ण पत्र, सोने धातु की बहुत बारीक फॉइल की, मतलब एक फॉइल ली, फॉइल जानते हैं आप, पेपर रोल जो होती है, सोने की पन्नी ली, उस पन्नी के 2 पत्तियाँ काटी और यहाँ लगा दी बच्चों, 2 पत्तियाँ, ठीक है, ये 2 पत्तियाँ हैं, यहाँ कनेक्ट हैं बच्चों। ऐसे होंगी उस समय ये पत्तियाँ, दोनों पत्तियाँ जुड़ी हुई होंगी, कभी खुलेंगी, कभी बंद होंगी, कभी खुलेंगी, कभी बंद होंगी, कभी खुलेंगी, कभी बंद होंगी, समझ रहे हैं, सब समझ में आएगा। तो देखिए हुआ क्या था कि इस स्वर्ण पत्र वैद्युतदर्शी से हॉलबैस ने एक जिंक प्लेट को कनेक्ट किया। ये बच्चों हम जगह नहीं मिल रही यहाँ पर, हम नीचे और लाना चाह रहे थे, इंसुलेटर नीचे लिख दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, या आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से, जिससे आपके पास ये बना रहे, मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसे हटा देता हूँ बच्चों, जिससे कि मुझे पर्याप्त जगह मिल जाए समझाने के लिए। समझ में नहीं आया तो क्या फ़ायदा, एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ लेते सर। तो इस स्वर्णपत्र वैद्युतदर्शी से बच्चों एक जिंक की प्लेट को कनेक्ट किया गया। जैसे ये जिंक की प्लेट है, छोटी सी बना दें, ऊंची सी बना दें, इसको किससे कनेक्ट कर दिया, इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्ट, वायर लाए, इससे टच करा दिया, या प्लेट ही यहाँ रख दी, कैसी समझ लो, ये प्लेट ही हमने डिस्क के ऊपर रख दी या वायर से कनेक्ट कर दी, कनेक्ट करना है इससे। तो बच्चों अगर ये प्लेट ध्यान से समझना, अगर इस प्लेट पर कोई आवेश नहीं है, अगर इस प्लेट पर कोई आवेश नहीं है तो ये दोनों पत्तियाँ मिली हुई होंगी, समझते चलना, ये दोनों पत्तियाँ एक दूसरे से ऐसे होंगी, जैसे मैंने अभी बताया था, ये 2 पत्तियाँ हैं और दोनों ऐसे होंगे, ठीक है, चिपकी हुई, ओवरलैप करती हुई। कब, जब इस प्लेट पर कोई आवेश नहीं है। तो चलो यहीं से स्टार्टिंग कर लेते हैं, क्या बाद वाली बात पहले बता दो, पहले वाली बाद में बता दो, तो क्या फ़र्क पड़ता है। अभी इस पर कोई आवेश नहीं है बच्चों, ठीक है। अब अगर इसको मैं आगे बनाऊं क्या, चलिए 2 कंडीशन में बनाता हूं तब समझ में आएगी। मैं आगे इसको दोबारा बना देता हूं। तो बच्चों अभी मैंने बताया था इस प्लेट पर कोई आवेश नहीं था, तो ये दोनों पत्तियां जुड़ी हुई थीं। जैसे ही बच्चों हमने क्या किया, इस जस्ते की प्लेट पर, ये क्या है बच्चों, जिंक प्लेट, Zn प्लेट लिख देता हूँ, ये तो जानते हैं केमिस्ट्री में, जिंक या जस्ता, जिंक की प्लेट है, क्या है ये, जिंक की प्लेट। तो इस पर जैसे ही परावैंगनी विकिरण गिराया गया बच्चों, तो देखिए कितना सुखद परिणाम मिला, कितना अच्छा परिणाम मिला। क्या गिराया, परावैंगनी विकिरण। कहानी में आनंद आ रहा है, बहुत अच्छी कहानी है बच्चों। परावैंगनी विकिरण जब इस पर गिराया तो ये पत्तियां जो थीं वो बच्चों फैल गईं, खुल गईं। इसका क्या मतलब हुआ, इस कॉन्सेप्ट को समझना है बच्चों। हुआ क्या कि जैसे ही परावैंगनी विकिरण इस पर गिराया, इसमें से ऋणावेशित कण बाहर उत्सर्जित हो गए, जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी। ऋणावेशित कण इस प्लेट से
बाहर निकलने लगे। तो जब ऋणावेशित कण बाहर निकलेंगे, इनका बाद में क्या नाम दिया गया था बच्चों? इलेक्ट्रॉन, 1897 में। और ये प्रेक्षण कब हो रहे हैं बच्चों? अभी जो हर्ट्ज़ का प्रेक्षण बताया था उसके 1 साल बाद होल्बॉस ने प्रयोग किया था। ये इन 1888 में 1888 सन में किया था बच्चों। ये 1887 में हर्ट्ज़ ने किया था, 1888 में ये उस प्रेक्षण को आगे बढ़ाने के लिए, उस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, उस तथ्य को, उस फेनोमेना को आगे बढ़ाने के लिए होल्बॉस ने ये प्रयोग किया था। तो हुआ क्या कि जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए बच्चों, तो इस प्लेट पर ऋणावेश की कमी हो गई, यानी ये प्लेट धनावेशित हो गई, यानी आवेश आ गया। अब वो आवेश इन पत्तियों में भी ट्रांसफ़र हुआ। जब दो चालक जोड़ दिए जाते हैं तो आवेश का प्रवाह होता है, कब तक? इक्विलिब्रियम की पोजीशन तक, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम न हो जाएं। ये बात आप पीछे पढ़ चुके हैं। ये नहीं कि सारा का सारा आवेश यहीं आ जाएगा, ऐसा थोड़ी है। इस पर भी धनावेशित। तो ये प्लेट कैसी होगी बच्चों? कैसी हो गई? धनावेशित। पहले कैसी थी? उदासीन। पहले कैसी थी? उदासीन थी। जिंक प्लेट थी उदासीन। नहीं, यहाँ लिखें, यहाँ थी उदासीन। उदासीन जिंक प्लेट थी। प्रकाश गिराया, ये कैसी हो गई? धनावेशित। धनावेशित हो गई। प्लेट कैसी हो गई बच्चों? ये धनावेशित हो गई। ये धनावेश यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, दोनों पत्तियों पर धनावेश पहुँचा। अब बताएं बच्चों, जैसे अगर मेरे पास ये दो धातु की पत्तियाँ हैं, इसको भी मैंने धनावेश दे दिया, इसको भी धनावेश दे दिया, तो आपको पता है प्लस प्लस रिपेल ईच अदर। एक ही प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस पर भी धनावेश, इस पर भी धनावेश। कौन सा बल लगने लगेगा? प्रतिकर्षण का, और पत्तियाँ खुल जाएंगी। तो पत्तियों के खुलने से ये पता लग गया कि इसमें से कुछ ऋणावेशित कण बाहर निकले हैं। ठीक है ना? अभी बात पूरी नहीं हुई। अब आप ये कहेंगे कि ज़रूरी है कि ऋणावेशित कण ही बाहर निकले होंगे। ठीक है ना बच्चों? देखो बच्चों, एटम जो आयन रह जाता है धनावेश, वो तो निकल नहीं सकता, तो ऋणावेश ही निकला होगा। इस बात की पुष्टि कि ऋणावेश ही निकला है एक दूसरे तरीके से करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, तब समझ में आएगी बात। अब मैं बताऊंगा इसको, इस प्लेट को दूसरे तरीके से चार्ज करके। तो पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लें बच्चों। मैं यहीं खड़ा हूँ, वीडियो को पॉज नहीं कर रहा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात ये कर रहे हैं बच्चों, अगर हम इस प्लेट को पहले से ही ऋणावेशित ले लेते तब क्या होता? पहले से ही हमने क्या लिया है, ये दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, सेकंड पॉइंट। पहले पॉइंट में चाहे पहले इसको लिख लेना कि पहले हमने कौन सी ली? ऋणावेशित। इस पर कैसा आवेश था? ऋणावेश। और जब बच्चों इसको हमने इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्ट किया होगा तो ये ऋणावेश का कुछ भाग यहाँ भी स्थानांतरित हुआ होगा। तो ये दोनों स्वर्ण पत्र क्या हो गए होंगे? खुल गए होंगे। इस पर भी ऋण, इस पर भी ऋण, और एक दूसरे पर प्रतिकर्षण। तो ये दोनों बच्चों खुल गए। कुछ ऋणावेश यहाँ भी आ गया। ठीक है ना? तो ये दोनों स्वर्ण पत्र खुले हुए हैं बच्चों। इस पर नेगेटिव 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 नेगेटिव, इस पर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये खुले हुए हैं, इससे कनेक्ट है। अब क्या किया? इस ऋणावेशित प्लेट पर हमने परावैंगनी विकिरण गिराया। तो ये हटा दें पहले बच्चों, ये पहले का केस है। अभी ये चीज़ तो पता है ही नहीं आपको। पत्तियां कैसे हैं अभी बात ही नहीं कर रहे। अभी पत्तियां वैसे ही हैं बच्चों, जैसे यहाँ हो चुकी हैं वैसे ही हैं। अब क्या होगा? ये प्लस भी हटा दें। ठीक है? तो अब परावैंगनी विकिरण गिराया तो वही घटना, इससे ऋणावेशित कण निकले। और उस समय जो पत्तियां थीं वो ऐसे फैली हुई थीं बच्चों। जब इसमें से ऋणावेशित कण निकलने लगे तो इसका ऋणावेश समाप्त होने लगा। यहाँ का ऋणावेश भी
कम होने लगा, तो ये जो पत्तियां ऐसे थीं बच्चों खुली हुई, वो सिकुड़ने लगेंगी, यानी आवेश कम होने लगा। आवेश कम कब होगा? जब इस पर जो ऋण आवेश है वो बाहर निकलने लगे। सीधी सी बात है, मेरी जेब में 100 रुपये हैं, मेरी जेब में रुपए कम कब होंगे? जब मैं अपनी जेब में से रुपए निकाल के खर्च करने लगूं। 100 रुपये हैं, मैंने 20 रुपये खर्च कर दिए, 80 रह गए, 100 के 100 खर्च कर दिए, मेरी जेब खाली हो गई। तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, पराबैंगनी विकिरण गिराया, इसमें से ऋणावेशित कण बाहर निकल रहे हैं, इसलिए अब ये तो बाद की बात है कि ऋणावेशित कण निकल रहे हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है कि इस ऋणावेशित प्लेट पर जैसे ही हॉल बॉस ने पराबैंगनी विकिरण गिराया, ये जो प्लेटें ऐसे फैली हुई थीं बच्चों, वो सिकुड़ने लगीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका आवेश कम होने लगा। कौन सा आवेश? और ये पहले कैसे आवेश पर थी? ऋणावेश पर। तो आवेश कम होने का मतलब ऋणावेश बाहर निकलने लगा। तो यहाँ भी आवेश की मात्रा कम होने लगी, पत्तियाँ सिकुड़ने लगीं। जैसे पहले इतनी फैली हुई थीं, अब सिकुड़ के इतनी हो गई। आवेश ऋण है। धीरे धीरे जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाते जाएंगे प्रकाश की, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसमें जितने भी एक्सिस इलेक्ट्रॉन हैं जो ऋणावेशित कर रहे हैं इसको, वो सारे इलेक्ट्रॉन जब इससे निकल जाएंगे तो ये उदासीन हो जाएगी और ये प्लेटें फिर बिल्कुल बंद हो जाएंगी। तो क्या निष्कर्ष निकला बच्चों इन दोनों घटनाओं से कि जब हमने उदासीन प्लेट पर क्या किया, पराबैंगनी प्रकाश गिराया, तो वो धनावेशित हो गई। धनावेशित कब होगी? जब उससे ऋणावेश बाहर निकल जाएगा। ठीक। और ऋणावेशित जो प्लेट थी उस पर पराबैंगनी विकिरण डाला तो वो कम ऋणावेशित होने लगी, यानी उसमें से ऋणावेश बाहर निकलने लगा। बात वही है हर कंडीशन में। तो ऋणावेश बाहर निकलता है पराबैंगनी विकिरण डालने से। तो ये और पुष्टि हुई उस बात की, हर्ट्ज़ की। भाई एक बार में बात नहीं मान लेते हैं साइंटिस्ट, कई एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। तो देखिए हर्ट्ज़ ने अपना जो पॉइंट दिया था उसी पॉइंट को इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट से सिद्ध किया। बात क्लियर हो गई ना बच्चों? एक स्थिति ऐसी आएगी अगर ये सारा ऋणावेश बिल्कुल निकल जाए, सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएं, यानी ज़्यादा तीव्रता का प्रकाश, ये बाद में समझ में आएगी कि ज़्यादा तीव्रता का प्रकाश से क्या मतलब है। यानी ज़्यादा फोटोन गिरें, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सबको फोटोन मिल जाएं और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, तब क्या होगा? ये प्लेट उदासीन हो जाएगी बिल्कुल और पत्तियां बिल्कुल बंद हो जाएंगी। लेकिन बंद हो या ना हो, पहले जितनी फैली थी उससे सिकुड़ने लगी। इससे ये पता लग रहा है कि उस प्लेट में ऋणावेश की कमी होने लगी, यानी ऋणावेश इससे बाहर निकलने लगा बच्चों। तो ये रहा बच्चों हॉल बॉस का परीक्षण। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसके कुछ वर्षों बाद लेनार्ड ने भी एक परीक्षण किया, उसकी चर्चा करेंगे। तो जल्दी से टेक स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अब चलते हैं लेनार्ड के परीक्षण, दैट इज़ लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशंस। लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या क्या परीक्षण किए और उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया बच्चों? तो देखें लेनार्ड ने क्या किया था बच्चों के एक निर्वात यानी वैक्यूम निर्वातित क्वार्ट्ज की एक नली ली, ट्यूब, जैसे ये निर्वात नली है क्वार्ट्ज की बनी हुई, और इसमें 2 धातु की प्लेटें ली बच्चों। ये क्या हैं? मेटालिक प्लेट, धातु की 2 प्लेटें, और इनको कनेक्ट किया। अब ये धातु की प्लेट कह रहे हैं बच्चों, ये जिंक, उन्होंने भिन्न भिन्न धातुओं की ली थी। अभी आप जिंक प्लेट मान सकते हैं, जस्ते की प्लेट, जिंक प्लेट। इनको वायर्स के द्वारा कनेक्ट किया बैटरी से, जैसे बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, और आगे इसमें जोड़ा बच्चों धारा मापी। वो ये बताएगा धारा की प्रेजेंस को कि धारा बह रही है या नहीं बह रही। ये हो गया गैल्वेनोमीटर, और ये परपथ अपना हुआ कंप्लीट जो लेनार्ड ने बनाया था। ठीक है बच्चों, आप और सुंदर सा बना सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा वो कर दिया है, स्ट्रेट लाइन करिए, अब सही सा है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखें जो प्लेट ऋण सिरे से जुड़ी है बच्चों उसको हम कैथोड कहते हैं, यानी C फॉर कैथोड।
इस कैथोड को बच्चों हम उत्सर्जक भी कहते हैं, उत्सर्जक प्लेट भी कह सकते हैं, यानी एमीटर, EMITTER। ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल्स, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो प्लेट जोड़ी गई है उसको हम ए से लिख रहे हैं, यानी ये है एनोड। क्या है बच्चों? एनोड, यानी ऐसे लिखेंगे। ये 2 इलेक्ट्रोड का कार्य कर रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रोड हुए जिंक धातु के बने हुए। इसको हम कलेक्टर भी कहते हैं, यानी संग्राहक, यानी कलेक्टर। क्यों कहते हैं वो भी बताएंगे बच्चों थोड़ी देर बाद। तो देखें, इस समय जैसे ही इस परपथ को तैयार किया गया, आप इतना जानते हैं बैटरी हमने जोड़ दी, लेकिन चूंकि यहाँ एक गैप है दोनों प्लेटों के बीच में, यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, परपथ हमारा टूटा हुआ है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है ना बच्चों? ये मुझे ट्यूब बच्चों थोड़ी सी तिरछी अब भी लग रही है, क्या किया जाए, यहाँ तिरछी हो गई, आनंद नहीं आया फिगर में। रुक जाइए आप, 2 मिनट का धैर्य रखें भाई, जब तक फिगर सुंदर सा न बने आनंद नहीं आता। इसको भी हमने ज़्यादा ऊपर बना दिया, मिडिल में नहीं दिया। अब थोड़ा ठीक ठाक है। तो अब देखें, अभी कोई धारा नहीं बह रही, लेकिन लेनार्ड ने क्या देखा बच्चों, जैसे ही हम इस कैथोड पर परावैंगनी विकिरण गिराते हैं, क्या गिरा रहे हैं बच्चों? परावैंगनी विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेज। परावैंगनी किरणें कह दो या विकिरण कह दो, विकिरण भी कह सकते हैं, किरणें भी कह सकते हैं, यानी अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज गिरा रहे हैं या यूवी रेडिएशन गिरा रहे हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि इसमें विक्षेप आ गया। देखो, धारामापी क्या बताती है धारा की उपस्थिति को, कि परपथ में धारा बह रही है या नहीं बह रही है बच्चों। तो यहाँ क्या हुआ कि जब प्रकाश नहीं गिरा रहे थे तब कोई धारा नहीं थी, विक्षेप शून्य पर था, यानी कोई धारा नहीं। जैसे ही इस पर प्रकाश गिराया, आर्क लैंप से निर्गत होने वाला, आर्क लैंप क्या करती है? परावैंगनी प्रकाश निकालती है बच्चों। इस प्लेट पर जब गिराया गया तो इसमें धारा बहने लगी, एक पॉइंट। जैसे ही इस प्रकाश को गिराना बंद किया, यूवी रेस को गिराना बंद किया, धारा बहना बंद हो गई, फिर शून्य पर आ गई सुई, इसका संकेतक, यानी धारा बहना बंद हो गई। फिर इस पर गिराया, तब भी कोई धारा नहीं बही। तो धारा केवल किस स्थिति में बह रही थी? जब तक कि कैथोड पर, यानी उत्सर्जक पर परावैंगनी विकिरण डाला जाए, तब तक धारा बहती है। विकिरण गिराना बंद कर देते हैं, धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है बच्चों। तो ऐसा क्यों? तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि देखिए, जब प्रकाश नहीं गिरा रहे हैं तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा बच्चों, चलेगा तो यहाँ फिर आगे तो कोई चालक है ही नहीं भाई। इलेक्ट्रॉनों को चलने के लिए तार चाहिए, चालक चाहिए, कंडक्टर चाहिए, यहाँ तो निर्वात है, आगे जाएगा कैसे, परपथ कैसे पूरा होगा। लेकिन किरणों के गिराते ही क्या हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए बच्चों, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए। और एनोड कैसे पोटेंशियल पर है? पॉजिटिव, यानी ये धन विभव पर है और ये ऋण विभव पर है। एनोड का ऋणावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ये ऋणावेशित कण थे, तो ये ऋणावेशित कण धन विभव से क्या होंगे? आकर्षित होंगे, और ये इधर पहुंच गए बच्चों, जाने लगे एनोड की तरफ। यही व्यवधान था, यही गैप एक बाधा था, वो भी दूर हो गई, इलेक्ट्रॉन वहाँ तक पहुँच गए। अब आगे तो कोई समस्या है ही नहीं, आगे तो उन्हें कंडक्टर मिल ही रहा है, चालक तार है ही कनेक्शन वाला, उसके थ्रू फिर ये परपथ में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं और धारा बहने लगती है। तो आपने देखा कि प्रकाश गिराते ही ऋणावेशित कण बाहर निकले, जिनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाद में इनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहा गया बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की खोज के बाद, क्योंकि प्रकाश गिराने से बाहर निकलना है, इसलिए क्या कहा गया इनको? इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा गया? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। दूसरे पॉइंट पर आ जाइए। प्रकाश गिराना बंद करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएंगे, धारा बहना बंद हो जाएगी। तीसरा केस, जब इस विकिरण को हम इधर गिराते हैं तो धारा क्यों नहीं बहती, उसको समझ लीजिए बच्चों। ये इधर अलग से समझाता हूँ। जैसे ये प्लेट थी पॉजिटिव,
और इधर यानी ये एनोड था और इधर क्या था बच्चों, कैथोड। तो अगर हम यहाँ पर परावैंगनी विकिरण इस पर गिराएं तो कैथोड बच्चों ऋण पोटेंशियल पर है, ऋण आवेश है, और इस पर धन आवेश है। तो ये भी धातु है, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा बच्चों, निकल के आया, इलेक्ट्रॉन बाहर आया प्रकाश गिरते ही, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। लेकिन उसने सामने देखा कि अरे पिताजी बैठे हैं डंडा लेके, तुरंत घर के अंदर घुस गया, उस प्लेट के अंदर चला गया। फिर बात समझना, आप चुपचाप घर से बाहर मौज मस्ती करने जा रहे हैं, आप चुपचाप निकले, जैसे ही आपने घर के बाहर कदम रखा, आपने देखा कि घर के दरवाजे के बाहर आपके पिताजी डंडा लेके आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, तुरंत घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ऋणावेश है बच्चों, और ये प्लेट कैसी है, ऋणावेशित। तो ऋणावेश को क्या करता है, प्रतिकर्षित। तो ये इधर आने की कोशिश तो की, लेकिन इन्होंने इस पर इतना प्रतिकर्षण बल लगाया कि इनको यहाँ आने से रोक दिया। ये इधर आना चाह रहे थे, वो नहीं आ पा रहे, और इसलिए इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही। तो ये रहा बच्चों लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो आपने हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में भी यही घटना देखी कि धातु की पृष्ठ से ऋणावेशित कण निकलते हैं। होलवेस के परीक्षण में भी आपने देखा कि वहाँ भी ये सिद्ध हुआ कि ऋणावेशित कण बाहर निकलते हैं जब उस पर कोई वो उच्च आवृत्ति का विकिरण, चाहे दृश्य गिराया जाए चाहे परावैंगनी प्रकाश गिराया जाए, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इतना तो अब तक आपने देखा, इस प्रयोग ने भी इस बात को कह दिया। इसी घटना को बच्चों हम क्या कह देते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो एक बार में एक सांस में सुन लीजिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या रहा इन कंक्लूजन्स, इन प्रेक्षणों के आधार पर, कि जब किसी धातु की सतह पर कोई उचित आवृत्ति या ऊर्जा का प्रकाश या विकिरण आपतित किया जाता है तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, और उत्सर्जित होने वाले इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और यदि परपथ बंद है तो इन इलेक्ट्रॉनों के कारण, इन फोटो इलेक्ट्रॉनों के कारण बंद परपथ में बहने वाली धारा को, यहाँ जो धारा बहेगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, धारा इधर आएगी विपरीत दिशा में, ऐसे। तो इस करंट को क्या कहेंगे, प्रकाश वैद्युत धारा, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण बह रही है। फोटो, ये इलेक्ट्रॉन बच्चों वो नहीं है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो कंडक्शन चालन इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु के अंदर, ये बाहर निकल आए। अब धातु के अंदर थे तब तक इनका नाम क्या था, चालन इलेक्ट्रॉन। धातु के अंदर थे जब तक, और जैसे ही प्रकाश गिरते ही धातु के बाहर आ गए तो इनका नाम पड़ गया प्रकाश इलेक्ट्रॉन। जैसे आप घर के अंदर हैं तो अच्छे बच्चे हैं, घर के उत्तर पहले निकल गया, घर के बाहर निकल गए तो आप आवारा कहलाएंगे, आपका नाम बदल जाएगा बच्चों। तो फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाने लगे ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन, और इनके कारण जो धारा बह रही है वो हो गई प्रकाश वैद्युत धारा। प्रकाश वैद्युत धारा, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहेंगे इसको, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों प्रकाश वैद्युत प्रभाव समझ में आ गया। अभी मैंने ये आपको बोला, आप चाहें तो उस बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी। तो पहले इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, एक बात और, आप इस गलत फहमी में मत रहना कि अब तो सर ने हमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ा दिया। ये केवल एक बच्चों परिचय है, परिभाषा है, अभी बहुत लंबी कहानी है, परिभाषा तक पहुंच गए। अब लेनार्ड और होलवेस ने बच्चों बहुत एक्सपेरिमेंट किए। ये एक्सपेरिमेंट कब तक चले, देखिए सबसे पहले इस प्रभाव को कब देखा गया था, 1887 में हर्ट्ज के द्वारा, और ये बहुत सारे प्रयोग चलते रहे, कहाँ तक, 1902 तक। तब जाके प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम निकले, क्योंकि हमने केवल इतना पढ़ के काम नहीं चलाना है, ये भी इसको सिद्ध भी करना था, इसकी व्याख्या भी करनी थी, ये भी देखना था कि धातु पर कैसे निर्भर करता है। जो प्रकाश वैद्युत धारा है धातु बदलने से बदल जाएगी क्या, आवृत्ति बदलने से बदल जाएगी क्या, फोटोनों की प्रकाश की तीव्रता बदलने से बदल जाएगी क्या, कैथोड और एनोडों के बीच के वोल्टेज को बदल जाने से बदल जाएगी क्या, इन कारकों का इस प्रकाश वैद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब को डिटेल में पढ़ना है। जो आपकी बुक में अगला टॉपिक है 11.4 बच्चों, कौन सा, ये कल का लेक्चर रहेगा, कल हम ये पढ़ाएंगे 11.4,
जिसमें प्रायोगिक व्याख्या की जाएगी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की और वहाँ से नियम निकल के आएंगे, तब कहानी आगे बढ़ेगी। तो बहुत लंबी मेहनत थी बच्चों वैज्ञानिकों की। अब अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तो कल इसी एक्सपेरिमेंट का एक ब्रॉड रूप देखेंगे जो हॉलबॉस और लेनार्ड के द्वारा परीक्षण किए गए थे बच्चों, वो रहेगा कल का टॉपिक। तो आप एक काम करना, 11.4 जो टॉपिक है आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परीक्षण, इसको पहले घर से पढ़ लेना बेटा पूरा, फिर हमारा लेक्चर देखना, बात समझ में आएगी। फिर भी नहीं पल्ले पड़ी तो हमारा लेक्चर देख के फिर एनसीईआरटी की बुक पढ़ना, फिर भी नहीं समझ में आई फिर वीडियो देखना, 2-3 बार इस काम को करना, बिल्कुल दिमाग में सेटअप बैठ जाएगा। फिर आप कहेंगे सर हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। बहुत अच्छा फिनोमेना है बच्चों, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत आनंद आएगा, कहानी बहुत खूबसूरत होती चली जाएगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज केवल हमने 3 परीक्षणों की बात की, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशंस, हॉलबॉस ऑब्जर्वेशंस एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशंस, और हमने निकाल ली प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिभाषा जो मैं अभी लिख रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, तो अभी बच्चों आपको परिभाषा मिलेगी। हाँ तो बच्चों ये मैंने अभी जो कुछ पढ़ाया वो ये डेफिनेशन लिख दी है। इसके साथ आप अभी लेनार्ड का जो परीक्षण पढ़ाया था उसमें हमने ट्यूब वाला जो फिगर बनाया था, ऐसे एक ट्यूब ली थी, ये वाला फिगर इसमें बना लेना बच्चों, आपके पास है स्क्रीनशॉट में, ये जो बनाया था ऐसे इसी के साथ बना लेना। यहाँ हमने क्या किया था, परावैंगनी विकिरण, आप समझ गए बात, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, ऐसे दिखा देना, पूरा फिगर बना लेना इसको। अभी जो बनाया था यहाँ क्या जोड़ा था, नेगेटिव फिर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, गैल्वेनोमीटर जोड़ा था, धारामापी जी, आपके पास है बच्चों ये चित्र, ये बना लेना, ये एनोड और ये कैथोड, इस पर परावैंगनी किरण, और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसमें जो धारा बह रही है बच्चों वो प्रकाश वैद्युत धारा है, इसका नाम डाल देना, इनका नाम डाल देना प्रकाश इलेक्ट्रॉन, इस धारा का नाम डाल देना प्रकाश वैद्युत धारा, ये धारामापी, ये सेल, ये कैथोड, ये एनोड या उत्सर्जक, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अभी हम कह रहे थे उत्सर्जक क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, तो ये उत्सर्जक इस पर पहुंच रहे हैं, वो इनको इकट्ठा कर रहा है, इसलिए संग्राहक, संग्राहक का मतलब ग्रहण करना। तो ठीक है बच्चों, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन करेंगे बच्चों, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिए और इस टॉपिक को पढ़ के आइए 11.4 को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।